Hello everyone, my name is Sumedha and in this lecture we'll study about kinetic theory of gases. Expansion is very large as compared to solid and liquids. To state the condition of gas, its volume, pressure and temperature must be specified. Now we are talking in terms of gas, तो उसके लिए volume, pressure and temperature जो होगा गैस का वो specified होना चाहिए. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करते हैं. जो सॉलिड्स होते हैं उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो सबसे मैक्सिमम होती है. जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं जिसकी वजह से जो फोर्सेस है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड्स, रियल गैसेस एंड आइडियल गैस. दैट मीन्स जो गैसेस होती है उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो बहुत ही वीक होती है. तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड करते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस बहुत ही मिनिमम होती है या वीकेंड से नेग्लिजिबल. पोटेंशियल एनर्जी, सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सॉलिड इज मिनिमम देन लिक्विड, रियल गैसेस एंड आइडियल गैस. तो आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी तो बिल्कुल ही जीरो होती है. सो आइडियल गैस कंसेप्ट, volume of gas molecules is negligible as compared to volume of container. So volume of gas is equals to volume of container except at 0 degree Kelvin. तो ये कुछ आइडियल गैस के एजम्पशंस है कि हम जो गैस है उसको आइडियल कब कहते हैं. तो जो वॉल्यूम ऑफ अ गैस है मॉलिक्यूल की वो नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर. तो जो वॉल्यूम ऑफ अ गैस होगी दैट विल इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर एंड नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्ट बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स. अब हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ा था, गैसेस में सबसे मिनिमम होती है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल गैस तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो ज़ीरो होती है. दैट मीन्स आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में आपस में कोई भी फोर्स नहीं है. Properties of ideal gas. A gas which follows all gas laws and gas equation at every possible temperature and pressure is known as ideal gas or perfect gas. Ideal gas molecules can do only translation motion, so their kinetic energy is only translational kinetic energy. Ideal gas cannot be liquefied because IMF is 0. तो जो आइडियल गैस है वो सारे गैस लॉज होते हैं जितने भी उन सबको ओबे करती है पॉसिबल टेम्परेचर्स के ऊपर. आइडियल गैस का जो मोशन है वो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है. तो जब मोशन ट्रांसलेशन है तो जो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड होगी वो भी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी. और जो आइडियल गैस है हम उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं, वो गैस स्टेट में ही रहेगी. दैट कैन नॉट बी लिक्विफाइड बिकॉज EMF इज 0 फॉर आइडियल गैस. Now let's study about gas laws. Boyle's law. According to it, for a given mass of an ideal gas at constant temperature, the volume of gas is inversely proportional to pressure. तो जब हम बात कर रहे हैं बॉयल्स लॉ की तो उसमें हमने क्या करा है, हमने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया है. टेम्परेचर कांस्टेंट है और दो फैक्टर्स वेरी कर रहे हैं, दैट इज प्रेशर एंड वॉल्यूम. तो अब प्रेशर एंड वॉल्यूम वेरी कर रहे हैं बॉयल्स लॉ में, और वो कैसे वेरी कर रहे हैं, दे आर वेरिंग इनवर्सली. दैट मीन्स वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. दैट मीन्स अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी, और अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम विल इंक्रीज. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन and temperature is constant, mass is constant, so we'll write P1 V1 is equals to P2 V2, where P1 V1 is the pressure at point 1 or at instant 1 and P2 V2 is pressure and volume at any instant 2. So इस इक्वेशन को यूज करके हमने ग्राफ ड्रॉ करा है which shows the Boyle's law. Pressure and volume are inversely proportional as we see from the formula. तो जैसे जैसे प्रेशर वी आर डिक्रीजिंग, जैसे जैसे प्रेशर कम हो रहा है जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रही है. तो दिस इज बॉयल्स लॉ. अगर हम प्रेशर वॉल्यूम एंड वॉल्यूम के बीच में प्लॉट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट ग्राफ मिलता है जिसमें क्या हो रहा है, प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट. फ्रॉम दिस वी कैन सी प्रेशर एंड वॉल्यूम P into V is constant and volume is changing.
Again, P into V with pressure. Product of pressure and volume PV is constant and pressure is changing. So ये था Boyle's law. Next we have Charles' law. According to it, for a given mass of an ideal gas at constant pressure, volume of a gas is directly proportional to its absolute temperature. अब चार्ल्स लॉ में क्या है, जो प्रेशर है दैट इज कांस्टेंट एंड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर वेरिंग, एंड हाउ दे आर वेरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. अब वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास एंड प्रेशर कांस्टेंट है. सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट इट V1 V2 is equals to T1 by T2, where V1 is the volume at instant 1, T1 temperature at instant 1, and T2 and V2 are temperature and volume at instant 2. So again अगर हम ग्राफ देखें, so if we see a graph, volume and temperature, it's a straight line. जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगी टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, और विल से जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे गैस का, तो जो गैस की वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होगी. दैट मीन्स द गैस इज एक्सपैंडिंग. V by T is constant. V1 by V2 is equals to T1 by T2. So we'll say it is equals to constant. तो जो V by T है वो constant रहेगा, वॉल्यूम विल चेंज. सिमिलरली V by T constant रहेगा, टेम्परेचर विल चेंज. Next we have Gay-Lussac's law. According to it, for a given mass of an ideal gas at constant volume, pressure of a gas directly proportional to its absolute temperature. तो अब यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है और वेरी क्या कर रहा है, टेम्परेचर एंड प्रेशर. अगेन how the temperature and pressure are varying, they are directly proportional to each other. Again P is directly proportional to C, and we can conclude this form P1 by P2 is equals to T1 by T2. We'll plot a graph as we done in Charles' law. This is a straight line graph between pressure and temperature. That means जैसे जैसे temperature increase होगा pressure is increasing, और जैसे जैसे pressure increase हो रहा है temperature is increasing. When we plot P by T versus pressure graph, now P by T is constant and pressure is varying. Similarly, P by T is constant and temperature is varying. So this was Gay-Lussac's law. Next we have Avogadro's law. According to it, at same temperature and pressure, equal volume of gas contains equal number of molecules. That means मेरे पास दो गैसेस है, सेम टेम्परेचर है, सेम प्रेशर है. अगर उन दो गैसेस की डिफरेंट कंटेनर में सेम वॉल्यूम है, तो वील कंक्लूड दैट दे हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो दैट इज N1 equals to N2. That means number of molecules in 1 is equals to number of molecules in 2. At what condition? Pressure, volume and temperature should be same for both. So this was Avogadro's law. So these laws were for ideal gas or gas laws. Next we have Dalton's partial pressure mixture law. According to it, the pressure exerted by mixture of non-interactive gas is equal to the sum of partial pressure of each component of gas present in the mixture. अब हमारे पास नॉन रिएक्टिव गैस है. दैट मीन्स नॉन रिएक्टिव गैस मतलब जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस है वो ज़ीरो है. तो जब उस पर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं तो जो टोटल प्रेशर होगा जो गैस पे एग्जर्ट हुआ है, दैट विल बी इक्वल टू द इंडिविजुअल सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन विच द प्रेशर इज एग्जर्टेड. दैट मीन्स गैस के मॉलिक्यूल्स है, से 10 मॉलिक्यूल्स है गैस के, तो 10 मॉलिक्यूल्स पे अलग अलग 10 डिफरेंट प्रेशर लगेगा. तो जो वो अलग अलग 10 डिफरेंट प्रेशर लग रहा है, जब हम उनको ऐड करेंगे, दैट सम विल इक्वल टू द होल प्रेशर विच इज एक्सर्टेड ऑन द गैस. That is P is equals to P1 plus P2 up to so on, the number of molecules of the gas. Now, next we have kinetic theory of gases.
Clausius and James Clerk Maxwell developed the kinetic theory of gases in order to explain gas law in terms of motion of gas molecules. अभी तक हमने गैस लॉज पढ़े हैं. अब हमने क्या करा है काइनेटिक थ्योरी के थ्रू, हम उन गैस लॉ को स्टडी करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे बाय द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. दैट मीन्स जो गैस मॉलिक्यूल है वो मूव कर रहे हैं, उनका मोशन कैसा है, वी विल स्टडी दैट इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. The theory is based on the following assumption regarding the motion of molecule and nature of the gases. So we'll start with the basic postulates of kinetic theory of gases. Every gas consists of extremely small particles known as molecules. This is very basic. जो गैस है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से कंसिस्ट होती है, और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है दैट आर नोन एज मॉलिक्यूल्स. The molecules of a given gas are all identical but are different than those of another gas. That means अगर हम किसी एक गैस की बात करें तो जो उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब आइडेंटिकल होंगे. दैट मीन्स उस गैस का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के इक्वल होगा, सेम होगा, और उसका सेकेंड मॉलिक्यूल nth मॉलिक्यूल के इक्वल होगा, सेम होगा. ये गैस 1 की बात है. अगर मैं गैस 2 लेती हूँ, दोनों गैसेस डिफरेंट है, तो जो गैस 1 के मॉलिक्यूल्स है वो गैस 2 के मॉलिक्यूल्स सेम नहीं होंगे. दैट मीन्स व्हेन द गैसेस आर डिफरेंट, मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर गैस, दैट मीन्स एक ही गैस है, तो जो उसके मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे, आइडेंटिकल. The molecules of a gas are identical, spherical, rigid and perfectly elastic point masses. This is a description of molecules. अब जो गैस के molecules है वो identical होंगे, उनकी shape कैसी होगी, they will be spherical, rigid होंगे and perfectly elastic point masses. The size is negligible in comparison to intermolecular distance. That is 10⁻⁻9 मीटर. That means जो size है molecules का वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही छोटा है एज कम्पेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस. दैट मीन्स जो मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, उसके कंपैरेटिवली साइज इज नेग्लिजिबल एंड दैट इज इन 10⁻⁹ मीटर. Assumptions regarding motion. Molecule of a gas keep on moving randomly in all possible direction with all possible velocities. तो जो फर्स्ट एजम्पशन हमने ली है गैस की वो ये है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, दे आर इन मोशन इन एवरी डायरेक्शन विच इज पॉसिबल एंड विद देयर पॉसिबल वेलोसिटीज. द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स लाइज बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी. दैट मीन्स जो मॉलिक्यूल्स की स्पीड है वो 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रही है. दैट मीन्स जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी हर डिफरेंट मॉलिक्यूल की डिफरेंट स्पीड है, वो अपने डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं. द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज मैक्सिमम. नाउ अब मूव कर रहे हैं डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ है, दैट मीन्स कुछ कोलिजन भी हो रही होगी. तो जो गैस मॉलिक्यूल्स कीप ऑन कोलाइडिंग अमंग देमसेल्व्स एज वेल एज विद द वॉल ऑफ द कंटेनिंग वेसल, दीज कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक. अब जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, विद डिफरेंट वेलोसिटीज़ मूव कर रहे हैं. तो जब इतनी ज़्यादा मूवमेंट हो रही है तो कोलिजन्स है. अब वो कोलिजन्स मॉलिक्यूल्स के आपस में भी हो रही है. दैट मीन्स वन मॉलिक्यूल इज कोलाइडिंग विद अनदर मॉलिक्यूल. और जो कोलिजन्स है वो जो वॉल है कंटेनर की जिसके अंदर गैस है उस कंटेनर की वॉल्स के साथ भी कोलिजन हो रही है. तो अब जो ये कोलिजन हो रही है दिस इज अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. दैट मीन्स द टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन इज टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन. दैट मीन्स जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड है. जितनी एनर्जी बिफोर कोलिजन थी उतनी ही आफ्टर कोलिजन है. सो दीज वर द assumptions फॉर कोलिजन. Next we have assumptions regarding force. Non-attractive or repulsive forces acts between gas molecules. That means कोई भी force चाहे वो attractive हो या repulsive हो, कोई भी force between the gas molecules are not present. Gravitational attraction among the molecules ineffective due to extremely small masses and very high speed of molecules.
अगर हम ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की बात करें तो वो भी नेग्लिजिबल है, बिकॉज जो मासेस है मॉलिक्यूल्स का वो बहुत ही स्मॉल है और जो उनकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। एंड वी नो जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है या ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज़ फॉर लार्ज मासेस, तो मासेस स्मॉल होने की वजह से जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो भी प्रेजेंट नहीं है। नाउ assumptions regarding pressure. Molecules constantly collide with the walls of container due to which their momentum changes. This change in momentum is transferred to the wall of the container. Consequently, pressure is exerted by gas molecules on the wall of container. अब जब कोलाइड हो रहा है, एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी इज नॉट गेटिंग लॉस्ट। तो जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड हुए वॉल के साथ कंटेनर की, तो जो मोमेंटम है वो चेंज हो गया। अब मोमेंटम चेंज होने के लिए मोमेंटम ट्रांसफ़र हो गया कंटेनर की वॉल को, तो इससे क्या हुआ, जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहे हैं, वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं जो कंटेनर की वॉल है उसके ऊपर। नाउ assumptions regarding density. The density of gas is constant at all points of the container. तो हम एज्यूम करते हैं कि जो हमने गैस ली है उसकी जो डेंसिटी है वो कंटेनर में मैं किसी भी पॉइंट पे चेक करूँगी तो वो सेम रहेगी। Assumptions of ideal gas. The molecules of a gas are in state of continuous random motion. They move with all possible velocities. In all possible direction, they obey Newton's law of motion. This we have already studied. Main momentum is equals to 0. Mean velocity, that means जो velocity है molecules की, that is equals to 0. Mean velocity of molecules. And v square, that means square of the velocity of molecules is not equals to 0. V cube is equals to V5 is equals to 0. That means जो odd power है V cube V5 that is equals to 0. The average distance traveled by a molecule between two consecutive collisions is called as mean free path of the molecule. जब collisions हो रहे हैं तो molecule ने collide किया, यहाँ पे कोलाइड किया, देन वो वहाँ ट्रांसफ़र हो गया, दोबारा कोलाइड किया, तो जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया बिटवीन वन कोलिजन टू अनदर कोलिजन, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। The time duration which a collision take place is negligible as compared to time taken by the molecule to cover the mean free path. At NTP, ratio of time of collision to time of motion to cover mean free path is 10 raised to power minus 5. That means अगर हम रेशियो लेते हैं कोलिजन की और कितना टाइम में उसने मोशन किया, that is 10 raised to power minus 5. All those assumptions can be justified if number of gas molecules are taken very large, that is 10 raised to power 23 molecules. अगर हम गैस मॉलिक्यूल्स को बहुत लार्ज नंबर में ले रहे हैं तो ये सारी assumptions क्या है, ट्रू है, ये वेरीफाइड है, जस्टिफाइड है। बट अगर हम स्मॉल नंबर ले रहे हैं गैस का, से 10 और 10 raised to power 1 और 10 raised to power 2 molecules per centimeter cube, तो ये assumptions are not justified. That means the assumptions are taken for very large value of molecules. Different speed of gas molecules. Average velocity. Because molecules are in random motion in all possible direction with all possible velocities, therefore the average velocity of gas molecule in container is 0. अब मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं रैंडमली इधर उधर कंटेनर में, तो एवरेज वेलोसिटी तो ओवरऑल क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो वेलोसिटी ड्यू टू मॉलिक्यूल 1 v1, ड्यू टू 2 मॉलिक्यूल v2 up to nth molecule Vn divided by the total number of molecules present in a container is equals to 0. That means the average velocity is 0. RMS speed of molecule. This is given by this expression RMS speed of for the molecules. Average speed or mean speed of molecules. This is given by Maxwell velocity distribution law, and this is explained by this expression, that is under the root 8 kT by m, which is equals to 1.59 kT by m, where T is the temperature, m is the mass. Next we have
Most probable speed of the molecules. At a given temperature, the speed to which maximum number of molecule belongs is called most probable speed. That means कि एक given temperature पे जितनी भी speed है molecules की, maximum molecules वही speed को follow कर रहे हैं, that is called most probable speed, and this is given by 1.41 under the root of kT by m. So next we have degree of freedom. The number of independent ways in which a molecule or an atom can exhibit motion or have energy is called its degree of freedom. That means कोई molecule है वो कितने ways में move कर रहा है, motion कर रहा है, या कितने ways में उसकी energy distributed है, that is called degree of freedom. The number of independent coordinates required to specify the dynamic state of system is called its degree of freedom. Also the number of independent coordinates, कि जो उसका मोशन है वो कितने कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा है, या हम कितने कोऑर्डिनेट्स यूज़ करके उसका मोशन डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम. फॉर एग्जांपल, अगर मैं मोशन सिर्फ एक ही एक्स एक्सिस में डिफाइन कर रही हूँ तो दैट हैज़ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. अगर मोशन 2 एक्सिस में डिफाइन हो रहा है, वन इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो इट हैज़ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम. एंड अगर मोशन 3 एक्सिस में डिफाइन हो रहा है, एक्स वाई जेड, तो इट हैज़ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम. We have 3 types of freedom. 1. Translational degree of freedom. There are maximum 3 degrees of freedom corresponding to translation motion. Rotational degree of freedom. The number of degree of freedom in this case depends on the structure of the molecule. Vibrational degree of freedom. It is exhibited at high temperature. Vibrational degree of freedom. ये हाई टेम्परेचर पे जाता है. वाइब्रेशन, डेट मीन्स द मॉलिक्यूल एट हाई टेम्परेचर इज वाइब्रेटिंग, उसका वाइब्रेशन हो रहा है, तो वो क्या होगा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है वो कैसे रोटेट कर सकता है अपने आप को, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, दैट इज़ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. एंड ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एज आई एक्सप्लेन, वो एक्स एक्सिस में है, एक्स वाई एक्सिस में है, एक्स वाई जेड एक्सिस में है, दैट हैज़ मैक्सिमम 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री. These were translational, rotational and vibrational. Next we have Maxwell's law of equipartition of energy. The total energy of a gas molecule is equally distributed among its all degree of freedom, and the energy associated with each degree of freedom at absolute temperature is half kT. That means जो degree of freedom है that is distributed among all degree of freedom, that means the total energy है that is distributed equally among all degree of freedom, और जो energy associated है with each degree of freedom is given by half kT. For one molecule, energy related with each degree of freedom is half kT. Energy related with all degree of freedom is half kT. So energy related with 1 degree of freedom, we can write it as half mv square Vrms square by 3. On calculating this, we'll get 3 by 2 kT by 3, and that will equals to half kT as we explained above. Next we have different kinetic energy for gas. Translational kinetic energy, which is given by half m Vrms square, which can be written as 3 by 2 PV. Kinetic energy of volume V is half mv square. Kinetic energy per unit volume is called energy density, or we'll say simply energy density. So what we'll do, we'll divide the total energy by volume. So total energy is half m Vrms square divided by total volume V. We'll get half P V square Rms. We'll get half rho V square Rms. So P is equals to 3 by 2 of half rho V Rms square, which can be written as 3 by 2 P. Molar kinetic energy or mean molar energy is half m V Rms square, where this is for N0 molecules, and mW is gram, which is molecules. E is equals to 3 by 2 of RT, and we can write it as 3 by 2 N0 KT.
Next we have molecular kinetic energy or mean molecular kinetic energy, which is given by this expression, and ultimately it's 3 by 2 of kT. Kinetic energy of 1 gram of mass is 3 by 2 kT divided by m, that is mass of the molecule. Next we have specific heat capacity. First, monoatomic gases. Monoatomic gas molecules has 3 translational degree of freedom. Thus average kinetic energy of the molecule at temperature T is 3 by 2 kT. अब जो मोनोएटॉमिक गैसेज होती है, उसमें 3 ट्रांसलेशनल डिग्री होता है, तो जो एवरेज एनर्जी है दैट इज 3 by 2 of kT. We have studied half of kT, but there are 3 degrees of freedom, so 3 by 2 of kT. The total internal energy of one molecule of such gas is 3 by 2 of kT into number of molecules present, that is 3 by 2 of RT. We'll replace K and T by RT. So the molecular specific heat at constant volume CV, so what we'll do, we'll differentiate it with respect to the temperature and we'll get 3 by 2 of the R, and here volume is constant. Diatomic gases. As explained earlier, a diatomic gas molecule is treated as a rigid rotation like a dumbbell as 5 degrees of freedom, 3 translational and 2 rotational. Diatomic में 3 translation होती है and 2 rotation होती है. So we have total 5 degrees of freedom. So using again equipartition of energy, we have U is equals to 5 by 2 of kT. We have U is equals to half of kT. Here degree of freedom is 5. So U is 5 by 2 of kT, and we are talking about the total energy multiplied by the number of molecules present N. So 5 by 2 RT. Again specific heat will differentiate it with respect to the temperature, 5 by 2 of R. Mean free path. A molecule in its path undergoes a number of collisions, so the path traversed by it is not a straight line but somewhat zigzag. Between 2 consecutive collisions, a molecule travels in a straight line with uniform velocity. As motion is random, thus the distance traveled by the molecule between 2 successive collisions is not always equal. हमने मेन फ्री पाथ पहले भी डिस्कस किया है. वही जब कॉलिजन्स हो रहे हैं तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, जो पाथ ट्रेवल कर रहा है वो जिगजैग होगा, और जो पाथ बिटवीन द फर्स्ट कोलिजन अप टू द सेकेंड कोलिजन है वो मीन फ्री पाथ होता है. तो अगर हम डायग्राम से देखें तो ये सब मॉलिक्यूल्स है गैस के. दिस मॉलिक्यूल कोलाइड विद दिस मॉलिक्यूल, देन दिस कोलाइड विद दिस कोलाइड विद दिस विद दिस. तो जो ये जो पाथ बना रहे हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ zigzag path. The average distance traveled by a molecule between 2 consecutive collisions is called mean free path, and which is given by lambda m is equals to half of under the root pi d square n, where n is the number of molecules per unit volume and d is the diameter of the molecules. So this was all about kinetic theory and kinetic theory of gases. We'll see you in the next video.